आज स्टार्ट करते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में पढ़ना सीधा। तो पारिस्थितिकी तंत्र और आपके पारितंत्र की बात करते हैं। सबसे पहले हम पारिस्थितिकी के बारे में बात करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। देखो, पारिस्थितिकी वो तरह विज्ञान में है जिसमें आपके समस्त जीवों और आपके भौतिक पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है, उन अंतर संबंधों का अध्ययन है आपके पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी कहलाता है। तो समस्त जीव और भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन, ठीक है। समस्त जीव और उनके पर्यावरण, जो भौतिक पर्यावरण है उसके मध्य जो अंतर संबंध है, अंतर संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? देखो, पारितंत्र वह तंत्र होता है जो पर्यावरण के संपूर्ण आपके जैविक और अजैविक कारकों के पारस्परिक संबंधों और आपके जो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। या फिर इसे कह सकते हैं सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, पादप तथा आपके भौतिक कारकों के मध्य अन्योन्य क्रिया, जो इनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। पारिस्थितिकी आपके जो पारिस्थितिकी शब्द हैं, तंत्र, ये शब्द आपके 1935 में दिया गया। ये शब्द 1935 में ऑर्थर टेनेस्ले के द्वारा दिया गया, 1935 में दिया गया पारिस्थितिकी तंत्र शब्द। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब ये होता है सभी जीव जैसे आपके पौधे हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, पादप है, भौतिक कारकों के मध्य अन्योन्य क्रिया जो पारितंत्र कहलाती है। पारितंत्र की विशेषताएं देखिए तो पारितंत्र को आपकी उत्पादकता है, ये उत्पादकता ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो पारितंत्र की उत्पादकता है जो ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान है। ये अन्य पारितंत्र के साथ होता रहता है। ये खाद्य जाल और आपके खाद्य श्रृंखला से संरचित है तथा आपके खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला मिलकर, ये जाल और आपके खाद्य श्रृंखला मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। किसका? पारितंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। पारितंत्र की संरचना देखो तो इसमें देखो सबसे ऊपर आपके सूर्य हैं। सूर्य को अपने सूर्य से सौर ऊर्जा है और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे लेकर उत्पादक भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। और उनसे मृदा है, इस मृदा से भी आपके क्या पोषण तत्व मिलते हैं। इनके बाद उत्पादकत्व में आपकी ऊर्जा है, उत्पादक, इसमें ऊर्जा प्राथमिक से द्वितीयक उत्पादकता और द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे करके आपकी क्या है पहुँचती है ऊर्जा, ठीक है। सर्वहारी का एक अलग बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सर्वहारी आपके जिसकी तरफ उत्पादकता, प्राथमिकता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता सभी से आपके तीर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसका काम आप इस्तेमाल करता है। और अंत में जो अपघटन है, जो सभी स्तरों के क्या है मर्त सजीवों को विघटित करके पोषक तत्व में वापस मिट्टी में मिला देने का काम करता है अपघटक, ठीक है। फिर देखो पारितंत्र जो के नियम देखते हैं। तो एक रूपता का नियम, ये क्या है? भौतिक और आपके जैविक प्रक्रम हमेशा समान रहते हैं। तो भौतिक और जैविक प्रक्रम हमेशा समान रहते हैं, किंतु समय के साथ उनके परिणाम और तीव्रता और आपकी दर में परिवर्तन हो जाता है। तो समय के साथ में क्या है उनके परिणाम, तीव्रता और दर में आपकी क्या परिवर्तन हो जाता है। एक दिशा ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह निम्न पोषण स्तर से आपके उच्च पोषण स्तर की एक दिशा होती है और एक दिशा होता है, और ऊर्जा के उपभोग के बाद उसका पुनः उपयोग नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऊर्जा का आपके उपयोग हो गया, उसके बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। 10% ऊर्जा आपके स्थानांतरण का नियम याद रखना कि प्रत्येक पोषण स्तर के जीव अपने पिछले पोषण स्तर से केवल 10% ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह नियम आपके आर लिंडमैन ने दिया था, ठीक है ना। तो एक हो गया 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम। एक दिशा ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशा में होती है, यानी कि निम्न से उच्च पोषण स्तर की ओर एक दिशा होती है। ऊर्जा के उपयोग के बाद उसका पुनः उपयोग नहीं होता है। एक रूपता का नियम देखा जिसमें भौतिक और जैविक प्रक्रम हमेशा समान रहते हैं, किंतु समय के साथ उनके परिणाम, तीव्रता व आपकी दर में परिवर्तन होता है। उच्च उष्मा हानि, उच्चतर पोषण स्तर पर आपके श्वसन द्वारा उष्मा हानि उच्च होती है, ठीक है ना। तो जैसे आपके उच्चतर पोषण स्तर पर जाते हैं, श्वसन द्वारा आपकी क्या है उष्मा हानि उच्च होती है। आपके समस्थिति क्रिया विधि, कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसमें पारितंत्र स्वयं समायोजित कर लेता है और आपके संतुलन बनाए रखा जाता है। तो समस्थिति क्रिया विधि, ये भी नियम क्या है? कोई भी अवांछित जो परिवर्तन है जिसमें पारितंत्र स्वयं आपकी क्या है समायोजित कर लेता है और ये संतुलन बनाए रखता है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार देखते हैं अब। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार में एक है स्थलीय, एक है आपके जलीय प्रकार। स्थलीय के अंतर्गत वन, घास, मैदान, मरुस्थल और आपके टुंड्रा आता है। और वनों के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय वन है, शीतोष्ण वन है और आपके टेगा वन है। वही जलीय के अंतर्गत अपन बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में आपके अलवणीय जल, समुद्री जल और आपके संक्रमण कालीन, ये आपके 3 प्रकार के जलीय रहेंगे।
वन आपके सबसे पहले बात करते हैं वन पारितंत्र की। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र हेतु तापमान, मिट्टी और आपके आर्द्रता आवश्यक है। तो तापमान, मिट्टी, आर्द्रता ये आवश्यक है किसके लिए? वन पारितंत्र के लिए। देखो, उष्णकटिबंधीय वन के बारे में बात करते हैं। सदाबहार वन या फिर आपके भूमध्य रेखीय वन के बारे में बात करें सबसे पहले, तो इसकी विशेषता यही है कि उच्च तापमान रहता है, उच्च आर्द्रता रहती है, वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, लगभग लेटराइट मिट्टी रहती है जो कृषि के लिए अनुपजाऊ रहती है। और उदाहरण के लिए मेहोगनी है, साबनूस है, आपके रोजवुड वृक्ष हैं, ये आपके प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। दूसरा है पर्णपाती मानसूनी वन, जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में पत्तियों को गिराना और जिसमें वाष्पोर्जन कम हो, ठीक है ना। पर्णपाती या मानसूनी वन शुष्क आपके ग्रीष्म ऋतु में पत्तियों का गिरना, ठीक है ना, और जिसमें वाष्पोत्सर्जन कम हो। उदाहरण सागौन इसके अंतर्गत रहने वाला है, शीशम है, साल है और बांस के वन आपके इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। क्षेत्र आपके दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ब्राज़ील है, दक्षिणी अमेरिका इसके अंतर्गत रहने वाला है। ये आपके देखिएगा, हम वन सब अपन पढ़ क्या रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार देख रहे हैं। एक स्थलीय होता है, एक जलीय होता है। स्थलीय के अंतर्गत हम वन पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो देख रहे हैं। तो इसमें वन पारितंत्र के अंतर्गत तापमान, मिट्टी और आर्द्रता आवश्यक होती है। सबसे पहले हमने देखा उष्णकटिबंधीय वन देखा। क्या देखा? उष्णकटिबंधीय वन देखा। इसके अंतर्गत सदाबहार वन आते हैं, एक तो जो भूमध्य रेखीय विशेषताएं रखता है, जिसमें उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, वर्षा 200 सेंटीमीटर, लेटराइट मिट्टी जिसमें अनुपजाऊपना दिखाई देता है, महोगनी, साबनूस और रोजवुड आपके वृक्ष होते हैं। फिर पर्णपाती या मानसूनी वन देखे, जिसके अंतर्गत आपकी शुष्क ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां गिरती हैं, वाष्पोत्सर्जन कम होता है। सागौन, शीशम, साल और बांस के वन पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, भारत और ब्राजील, दक्षिण अमेरिका ये इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। अब बात करते हैं शीतोष्ण वनों के अंतर्गत, जो कि मध्य अक्षांश सदाबहार वन होते हैं। पहली बात, मध्य अक्षांश सदाबहार वनों की बात करें, जो कि महाद्वीप के पूर्वी तटों पर, महाद्वीप है उस महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर स्थित होते हैं मध्य अक्षांश सदाबहार। दूसरा शीतोष्ण वन में वो है मध्य अक्षांश पर्णपाती, जो कि चिली है और उत्तरी पूर्वी अमेरिका में आपके प्रमुख रूप से रहने वाले हैं। फिर भूमध्य सागरीय वन है, जो कि आपके शीतोष्ण वनों के अंतर्गत आएंगे, जो महाद्वीपों के पश्चिम में स्थित होते हैं। पश्चिम में है भूमध्य सागरीय वन, और जो पूर्वी तटों पर है वो मध्य अक्षांश सदाबहार वन होते हैं। ग्रीष्म ऋतु शुष्क और आपकी तथा शीत ऋतु ठंडी और आर्द्र होती है। तो ग्रीष्म ऋतु शुष्क तथा शीत ऋतु ठंडी होती है। शीतकालीन वर्षा होती है इसमें। उदाहरण है जैतून, पाइन, अंगूर, नींबू, ये इसके आपके उदाहरण हैं। रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जड़ी बूटियां यहाँ पर आपके पाई जाती हैं। शंकुधारी टेगा वन देखते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। दो गोलार्ध, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में आपके टेगा या शंकुधारी वन पाए जाते हैं। नुकीली पत्तियां होती है, वाष्पोर्जन कम होता है, पृथ्वी पर उनका अधिकतम विस्तार है। मुलायम और लकड़ी वाले आपके वृक्ष होते हैं। इनके उपयोग से कागज उद्योग का विकास हुआ है। क्षेत्र ये कनाडा और अलास्का का क्षेत्र रहने वाला है। कनाडा और आपके अलास्का इसका क्षेत्र आपके प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत रहने वाला है। नेक्स्ट है घास परितंत्र। तो अनुकूल वातावरण रहता है इसमें। 50 से 70 आपके सेंटीमीटर यानी कि मध्य वर्षा रहती है, जिसमें केवल घास का विकास होता है। उष्ण और आपकी शुष्क ऋतु, गर्म और आपके वर्षायान जलवायु। घास के मैदान में औसतन 50% आपके जैव भार जमीन के सतह के नीचे होता है। तो घास के मैदान में औसतन 50% जैव भार जमीन की सतह के नीचे होता है। उष्ण और आपकी शुष्क ऋतु में गर्म और आपके वर्षायान जलवायु रहती है। घास के ठीक है, घास के मैदानों के अंतर्गत अपन बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास और शीतोष्ण घास। तो वर्षा शीत ऋतु में और नरम घास होती है। वर्षा होती है शीत ऋतु में, शीतोष्ण वनों में नरम घास होती है, ठीक है ना। वहीं उष्णकटिबंधीय में गर्मी में वर्षा होती है और कठोर घास होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं घास के मैदानों में। महाद्वीप या देश देखेंगे और उसके साथ में घास के मैदान देखेंगे। अफ्रीका में आपके सवाना प्रकार की घास के मैदान पाए जाते हैं। ब्राज़ील में आपके कैंपोस प्रकार की घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये है भारत में आपकी घास की भूमि में देखें तो दक्षिण में है 16 घास की भूमि। वहीं आपके उत्तरी दिशा में दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और यूपी के आसपास के क्षेत्र में आपके बुग्याल या फिर तराई क्षेत्र पाया जाता है। और गुजरात में यहाँ पर देखें तो बन्नी घास भूमि आपके गुजरात में देखने को मिलती है। तो ये आपके मामला रहने वाला। यहाँ पर दिल्ली के आसपास में बुग्याल है और यूपी के आसपास में तराई क्षेत्र रहने वाला है। अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कैंपोस, ये आपके उष्णकटिबंधीय घास है। शीतोष्ण आपकी घास देखे, शीतोष्ण में देखिए उत्तरी अमेरिका में रहता है प्रेरी, आपकी यूरेशिया में रहता है स्टेपीज, क्या है
स्टेपीज हैं। स्टेपीज कहाँ पर है? यूरेशियम है। दक्षिणी अमेरिका में क्या है? पंपास है। ये पंपास है कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका, इस दक्षिणी अमेरिका में आपके पंपास हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। दक्षिणी अफ्रीका में क्या है? दक्षिणी अफ्रीका में आपके वेल्ड है। वेल्ड आपके दक्षिणी अफ्रीका में है। और दक्षिणी अमेरिका में क्या? पंपास है। और डाउन्स कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में। AUS ऑस्ट्रेलिया आपके डाउन्स रहने वाला है। यूरेशिया में स्टेपीज हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी है। न्यूजीलैंड में कौन सा है? कैंटरबरी है। कैंटरबरी रहने वाला है न्यूजीलैंड। हंगरी में रहने वाला है पुस्टाज। पुस्टाज आपके रहने वाला हंगरी में। न्यूजीलैंड में रहने वाला है कैंटरबरी। और साथ ही में आपकी बात करें दक्षिणी अफ्रीका की वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, पंपास दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, यूरेशिया में आपकी स्टेपीज। अब बात करते हैं मरुस्थल आपके जो पारितंत्र है उसमें आर्द्रता और वर्षा की रेती कमी के कारण मरुस्थल पारितंत्र विकसित होते हैं। मरुस्थल पारितंत्र गर्म और ठंडी दोनों जलवायु विकसित हो जा सकते हैं। और वर्षा की कमी के कारण केवल जाड़े और अल्प जीवन काल वाले आपके पादपों का विकास हो जाता है। वृक्ष की विशेषता रहती है झाड़ियाँ रहती हैं, पत्तियों रहित रहते हैं, गद्देदार तने रहते हैं। उदाहरणतः कंटिलेवन हो गई। सुविकसित आपके जड़ तंत्र होता है जिनमें तनों के द्वारा आपके प्रकाश संश्लेषण होता है। ट्रैप्ड क्लोरोफिल कहते हैं जिसे। कांटों का विकास होता है जिनमें नागफनी और केर इसके उदाहरण हैं। जीवों की विशेषता अगर इसमें देखें तो तेज दौड़ने वाले जीव रहते हैं, लंबी टांगे होती हैं, रात्रि चर होते हैं यानी कि रात्रि में चढ़ने का काम करते हैं, विचरण करने का काम करते हैं, गाढ़ा मूत्र विसर्जन करते हैं, बिना पानी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। उदाहरण थे आपके ब्लैक बक हैं, सारस हैं, चिंकारा हैं, ये आपके इसके जीवों में उदाहरण रहने वाले हैं। ठीक है ना। भौगोलिक स्थिति 15 से लेकर 35 अक्षांश के मध्य कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे उदाहरण थे थार का मरुस्थल हो गया। और वर्षा है ये 25 सेंटीमीटर से कम का मामला ही रहता है। भारत में मरुस्थल देखिए तो आपके लद्दाख के क्षेत्र में, लद्दाख प्लस हिमाचल प्रदेश में ठंडा मरुस्थल पाया जाता है जहाँ पर जीव हैं जैसे कि चीरू है, हिम तेंदुआ पाया जाता है, काली गर्दन वाली आपकी क्रेन पाई जाती है और भालू पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में भालू हैं, हिम तेंदुआ हैं, हिम तेंदुआ के अलावा चीरू हैं। चीरू के अलावा आपके हिम तेंदुआ, चीरू, भालू और काली गर्दन वाली क्रेन है। काली गर्दन वाली क्रेन है। पादपों के अंतर्गत ओक है, पाइन है और बर्न है। पादप के अंतर्गत क्या है? पादप में है ओक, ओक के अलावा है पाइन, पाइन के अलावा है बर्न। ठीक है ना। बर्न, पाइन और ओक आपके पादप रहेंगे। ओक, पाइन और बर्न। ठीक है, ये आपके हो गया। इस अब बात करते हैं अपन एक गर्म थार मरुस्थल है इसमें। यहाँ पर देखो जीव है जंगली गधा, लोमड़ी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडाउन, चिंकारा, ब्लैक बक, सारस और चमगादड़। ये आपके यहाँ पर प्रमुख रूप से जीव पाए जाते हैं। और पादपों में खेजड़ी हैं, रोइडा हैं, केर हैं, बबूल हैं, प्रोसोफिस आपके जूलीफ्लोरा यानी कि विलायती बबूल आपके पाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा कहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं टुंड्रा पारितंत्र की। तो वृक्ष की विशेषता रहती है कि वृक्ष सीमा से ऊपर का क्षेत्र है। वृक्ष सीमा से ऊपर का क्षेत्र परमा फॉरेस्ट हैं। स्थायी रूप से 2 मीटर तक जमी हुई आपकी मिट्टी के कारण वृक्ष विकसित न होना। और आर्कटिक और आपके अंटार्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। और न्यूनतम पादप आपके प्रजातियां पाई जाती हैं। जीवों की विशेषताएं कि बड़ा आकार होता है, पूंछ और कान का छोटा आकार रहता है, छोटी त्वचा व आपकी एपिडर्मल रोम, जो मोटी होती त्वचा उनकी, और साथ में एपिडर्मल आपके रोम पाया जाता है। जीवों का कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होने के कारण उष्मा का आपके ह्रास कम होता है। ठीक है ना। जीवों का कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होने के कारण उष्मा का क्या है? ह्रास कम होता है। और साथ में ध्रुवीय भालू इसके उदाहरण रहेगा, रेंडियर रहेगा, सील रहेगा और आर्कटिक आपके लोमड़ी रहेगा। आर्कटिक लोमड़ी हैं, रेंडियर हैं, सील हैं और ध्रुवीय भालू हैं। ठीक है। ये आपके 60 से 65 डिग्री आपके अक्षांश के मध्य इसका विस्तार रहने वाला है। ठीक है, ये हो गए टुंड्रा वन। टुंड्रा पारितंत्र हो गए। भारत में मरुस्थल देख लिया, भारत जो मरुस्थल पारितंत्र देखा। और उससे पहले अपन ने क्या देखा? घास पारितंत्र देखा और वन पारितंत्र देखा। अब बारी किसकी आएगी? अब जलीय पारितंत्र के बारे में बात करते हैं, जिसमें स्वच्छ जल है, संक्रमण क्षेत्र है और आपके सागरीय जल है। तो स्वच्छ जल में तालाब रहते हैं, झरने रहते हैं, नदी रहते हैं और झील रहते हैं। संक्रमण क्षेत्र में नदी है, आर्द्रभूमि और मैंग्रोव रहते हैं। सागरीय में समुद्र हैं, कोरल रीफ हैं, तटीय रेखा है, समुद्री घास हैं।
जलीय पारितंत्र में जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक देंगे तो तापमान। थल के विपरीत जल में ताप आपके परिवर्तन धीमी गति से होता है। गहराई के साथ तापमान की कमी आती है। आपके उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। तो उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में आएगी कमी, और गहराई के साथ आपकी तापमान है वो कम होगा। गहराई के साथ भी क्या तापमान कम होगा, ठीक है। साथ ही में अगर हम बात करें, जलीय जीव तापमान परिवर्तन के प्रति अधिक आपके संवेदनशील होते हैं। तो जलीय जीव होते तापमान के परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो ये तापमान का मामला रहा। लवणता में देखें, लवणता जलीय जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। तो लवणता है ये आपके जलीय जो जैव विविधता उसको प्रभावित करते हैं। उदाहरण थे कोरल रीफ है, केवल निश्चित मात्रा में लवणता को विकसित हो सकते हैं। ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन की पूर्ति सतही वायु और आपके जलीय पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से होती है। तो सतही वायु है, सतही वायु के साथ में आपके जलीय पौधों के द्वारा आपके प्रकाश संश्लेषण से होती हैं। गर्म जल में आपकी ऑक्सीजन कम घुलती है। जो गर्म होता है, ये गर्म आपके वाटर में ऑक्सीजन है ये कम घुलती है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की मात्रा जल में आपके प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। गहराई के साथ में प्रकाश की मात्रा कम होती है। जलीय तंत्र के अंतर्गत देखें, सीमांत क्षेत्र है आपकी, ये तटवर्ती क्षेत्र रहेगा, ठीक है ना। ये प्रकाशित क्षेत्र होगा फिर 4000 मीटर तक। फिर उसके नीचे आपके अप्रकाशित क्षेत्र, फिर आपके गहरा समुद्र आता है, ठीक है ना, जहाँ पर घोंघा और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अप्रकाशित क्षेत्र के अंतर्गत आपके पादप लवक पाए जाते हैं, ठीक है। और जो प्रकाशित क्षेत्र होता है वहाँ पर आपके स्थल हैं, वहाँ पर प्रवाल, समुद्री घास वगैरह। झीलों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। झील एक जलीय निकाय है जो आपके चारों तरफ से भूमि या जल के स्रोत से घिरी होती हैं, जिसमें जलीय और आपके स्थलीय पारितंत्र आपस में मिलते हैं। तो झील एक जलीय निकाय जो चारों तरफ से भूमि या जल के स्रोतों से घिरी हुई होती है, ठीक है ना। ये हो गई तो जल के स्रोतों से घिरी होगी मान लो, या फिर आपकी भूमि से घिरी हुई है। जलीय और स्थलीय पारितंत्र आपस में मिलते हैं, तो अब इसलिए बात है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है, जिसमें एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और सांभर राजस्थान के देश की सबसे बड़ी आपकी लवणीय झील है। वूलर है जम्मू कश्मीर देश की सबसे मीठे पानी की, बड़ी मीठे पानी की आपकी झील है। और वेबनाड आपके केरल जो देश की सबसे लंबी झील है। तो ये चारों फैक्ट आपके कवर होते हैं झीलों के। कि चिल्का झील है, चिल्का झील ओडिशा में पड़ती, पहली बात हुई है। और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील ओडिशा। और देश की सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है आपकी वुल्लर जम्मू कश्मीर की। चिल्का ओडिशा वाली एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देश की सबसे बड़ी लवणीय झील है, देश की पूछ रहे हैं तो देश की आपकी लवणीय झील देश की आपके सांभर रहने वाली है। वहीं आपके जो राजस्थान पड़ेगी। और वेबनाड केरल है, सब देश की सबसे लंबी झील है वेबनाड केरल। झीलों के अंतर्गत बात करें, ओलिगोट्रॉफिक विशेषताएं हैं, कम उत्पादकता होती हैं, ऑक्सीजन की अधिक उपलब्धता रहती है, स्वच्छ जल रहता है, कम पोषक तत्व होते हैं, वो है ओलिगोट्रॉफिक। ओलिगोट्रॉफिक के बाद में मेजोट्रॉफिक हैं जो कि अधिक उत्पादकता रहती हैं। ओलिगोट्रॉफिक की उल्टी विशेषता मेसोट्रॉफिक में देखने को मिलती है। वहाँ पर ऑक्सीजन की अधिकता उपलब्ध थी, यहाँ पर कम उपलब्धता है। ये उसकी अपेक्षा कम स्वच्छ है। यहाँ पर कम पोषक तत्व नहीं, यहाँ पर अधिक पोषक तत्व हैं। तो जो आपके पढ़ रहे थे ओलिगोट्रॉफिक, वहाँ पर कम पोषक तत्व थे। मेसोट्रॉफिक में क्या है, अधिक पोषक तत्व होते हैं। अब यूट्रोफिक के बारे में बात करें तो यूट्रोफिक आपकी अत्यधिक उत्पादकता रहती है, ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी रहती है। ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी रहती है, तो यहाँ पर कमी नहीं, अत्यधिक कमी रहती है। अस्वच्छ, तो कम स्वच्छ नहीं, यहाँ पर अस्वच्छ जल रहता है वो यूट्रोफिक में। अत्यधिक पोषक तत्व होते हैं कहाँ पर, यूट्रोफिक में। ज्वर नद मुख के बारे में बात करते हैं अब। ये एक संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। इसका निर्माण तब होता है जब नदी डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में गिरती है। जब डेल्टा नहीं बनाती, सीधे समुद्र में जब गिरती है ना, तो ज्वार नद मुख बनते हैं। और संक्रमण क्षेत्र होने के कारण इसमें जैव विविधता व उत्पादकता आपके अधिक होती हैं। जीव जंतुओं का आवास, जल प्रदूषण को कम करना, तटीय आपके कटाव को कम करना, पोषक तत्वों का विनियमन आदि ज्वार नद मुख के लाभ है। तो जीव जंतुओं के आवास है, जल प्रदूषण में कम करना, आपके जो तटीय कटाव है उसको कम करना, और साथ में पोषक तत्वों का विनियमन आदि ज्वार नद मुख के आपके लाभ रहते हैं। समस्या क्या है, नगरीय औद्योगिक आपके अपशिष्टों का बहाव आता है, इससे विदेशी प्रजातियों का आगमन होता है, बंदरगाह बनते हैं यहाँ पर, अत्यधिक आपके दोहन है, और आपके असंदरणीय पर्यटन होता है, सुनामी आदि के मामला देखने को मिलता है, जलवायु परिवर्तन होता है, ये समस्या देखने को मिलती है। आंध्र भूमि बात करते हैं, दलदल
पंक भूमि, पीठ भूमि, कृत्रिम, प्राकृतिक या फिर स्थायी, अस्थायी, स्थिर या फिर गतिमान जल। निम्न ज्वार यहाँ जल स्तर 6 मीटर से भी आपके क्या है अधिक नहीं हो पाता है। तो जल स्तर है आपके 6 मीटर से अधिक नहीं होता है, आंध्रभूमि रहती है वहाँ पर। इसके भी प्रकार हैं, तटीय हैं, अंतःस्थलीय और मानव निर्मित हैं। आपके आंध्रभूमि के प्रकारों में तटीय देखें तो उच्च ज्वार आता है, उसमें एस्चुरी बनते हैं और लेगून झीलें बनती हैं। मैग्रोव हैं, वन पाए जाते हैं जैसे कि सुंदरबन हो गए पश्चिम बंगाल में, ये तटीय हो गए। तो आंध्रभूमि में ज्वार, उच्च ज्वार आते हैं, एस्चुरी वन होते हैं, एस्चुरी बनाते हैं सॉरी, लेगून होते हैं और मैग्रोव होते हैं। अंतःस्थलीय में तालाब हो गए, कच्छ हो गए, झरने हो गए, झील हो गए जैसे कि केवला देव हो गई। यहाँ आंध्रभूमि में केवला देव किस प्रकार का है, तो अंतःस्थलीय जिसमें तालाब, कच्छ या झरने या झीलें पाई जाती हैं। मानव निर्मित में कृषि हो, तालाब हो, नहर हो, बांध हो, ये आपके जैसे कि भोज है मानव निर्मित, ये आपके आंध्रभूमि है भोज, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में आंध्रभूमि के बारे में बात करते हैं तो कुल क्षेत्रफल का 4.86% आपके इसके अंतर्गत है आंध्रभूमि में। सबसे बड़ी आंध्रभूमि है वह है वेवनाड झील, केरल। ठीक है, वैसे सबसे लंबी झीलें हैं आपके ये। आपके इनलैंड अंतर्देशीय आपके आंध्रभूमि 70%, इनलैंड या अंतर्देशीय आंध्रभूमि है 70%। सबसे अधिक आंध्रभूमि आपके गुजरात में है, सबसे अधिक कहाँ पर है, गुजरात में रहने वाली है। रामसर सम्मेलन जो 1971 में होता है, रामसर में आपकी ईरान में आयोजित 1971 में और 1975 में लागू होता है। भारत इसका सदस्य 1982 में बनता है। आयोजन होता है 1971 में, लागू होता है 1975 में, भारत शामिल होता है इसका 1982 में। भारत सदस्य है, भारत सहित आपकी 170 सदस्य हैं इसमें। आंध्रभूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को, 2 फरवरी को आंध्रभूमि दिवस आपके मनाते हैं। कार्य है आंध्रभूमि के बचाव हेतु वैश्विक प्रयास करना और आंध्रभूमियों को रामसर साइट का दर्जा देना। भारत में कुल रामसर साइटें हैं 96, ठीक है ना, बढ़ चुकी हैं, वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया जाएगा। अधिकतम रामसर साइटें हैं तमिलनाडु में 20 के आसपास में हैं। विश्व में अधिकतम रामसर साइट आपके 176 हैं यूके में। किसमें, यूके में। मॉनिटरिक्स रिकॉर्ड में शामिल आंध्रभूमि, मॉनिटरिक्स रिकॉर्ड में है केवलादेव राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर। अत्यधिक आपके संकटग्रस्त आंध्रभूमि को मॉनिटरिक्स रिकॉर्ड में आपको शामिल किया जाता है। तो कौन सी है, लोकटक हो गया और केवलादेव हो गया इसके अंतर्गत। नवीनतम के अंतर्गत देखें तो आपकी उदवा झील झारखंड में है और खींचन आपके फलोदी राजस्थान 90वां है ये। मैनार उदयपुर राजस्थान 91वां है। गोकुल आपके जलाशय बक्सर बिहार 92वां है। उदयपुर झील है जो पश्चिमी चंपारण बिहार की 93वीं है। गोगा बील झील है जो बिहार में है 94वीं, ठीक है ना। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का, ये आपके 95वां है। 96 सिलीसेड हो गया राजस्थान में है। उदयपुर और इंदौर रामसर आपके कन्वेंशन के तहत विश्व के वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर बने। अब इस सूची में कुल 74 शहर हो गए हैं, ठीक है ना। उदयपुर और आपके उदयपुर के साथ में इंदौर रामसर कन्वेंशन के तहत विश्व के वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर बने हैं। और अब कुल शहर है जो 74 बन गए हैं। राजस्थान की रामसर साइट में केवलादेव है, सांभर है, ठीक है। 5 जून को आपके फड़ौदी, खींचन और मैनार गांव उदयपुर भी शामिल होते हैं। फिर आपकी सिलीसेड अलवर भी आपके शामिल हो जाती हैं। भारत के प्रमुख आपके रामसर स्थलों के अंतर्गत देखें तो लद्दाख के आपके प्रमुख रूप से हो जाएंगे 3। एक तो इत्सो मोरी झील हो गया, एक सूरीनसर आपके मानसर झील हो गई, झीलें हो गई, ठीक है ना। कौन कौन सी, एक वुलर झील हो गई, तो एक वुलर झील, वुलर के साथ में आपके सूरीनसर मानसर झीलें और एक आपके तोसो मोरी झील हो गई। जम्मू कश्मीर में आपकी होकेरा आंध्रभूमि हो गया, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में आपकी क्या है, जम्मू कश्मीर में होकेरा आंध्रभूमि, जम्मू कश्मीर होकेरा आंध्रभूमि। हिमाचल प्रदेश में आपके हो जाएगा चंद्रताल आंध्रभूमि, रेणुका आंध्रभूमि और आपके साथ में पोंग बांध झील, पोंग बांध झील, चंद्रताल आंध्रभूमि और रेणुका आंध्रभूमि। रेणुका, चंद्रताल और आपकी पोंग बांध, पोंग, चंद्रताल और रेणुका आंध्रभूमि, ये आंध्रभूमि आपके हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में है होकेरा हो जाएगा। साथ में आपके पंजाब में है 2, हेरिके झील और आपके कांजली और हरिके बेन झील हो गया, ठीक। इसके अंतर्गत आपकी यूपी में ऊपरी गंगा नदी हो जाएगी और पंजाब में एक रूपनगर भी शामिल होगा, कांजली, हरिके झील और आपके साथ में रूपनगर। अब बात करते हैं राजस्थान में सांबर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मैनाल, इसके अलावा आपके फलोदी, खिंचन
और एक सरिस्काल्वर। गुजरात की आपकी इंपॉर्टेंट वाली है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश की आपकी भूज आंध्र भूमि हो जाएगी। और चिल्का झील ओडिशा की। कोलरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश की है। भितरकनिका जो मैंग्रोव है यह उड़ीसा में रहने वाला है। भितरकनिका मैंग्रोव। पूर्व कोलकाता आंध्र भूमि है पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा का आपके रुद्र सागर झील रहेगी। लोकटक मणिपुर की हो जाएगी। और असम की हो जाएगी दीपोर बील इसके शामिल रहेगी। आंध्र भूमि के लाभ क्या है? बाढ़ नियंत्रण जैसे कि दीपोर झील आपकी असम। भूजल स्तर सुधार उदाहरणतः आपकी कंवर झील बिहार। जैव विविधता जैसे कि उदाहरणतः चिल्का झील उड़ीसा। जल आपूर्ति उदाहरणतः आपके तवा झील मध्य प्रदेश। कार्बन ग्रहण है। जल और मृदा संरक्षण उदाहरणतः पुलिकट झील है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। जल और मृदा संरक्षण होता है। आपदा नियंत्रण आपकी पिचवारम मैंग्रोव है जो आपकी तमिलनाडु में स्थित है जहाँ पर आंध्र भूमि के लाभ हो जाएंगे। बाढ़ नियंत्रण दीपोर झील असम। भूजल आपके संरक्षण सुधार उदाहरण कंवर झील बिहार। जैव विविधता उदाहरणतः चिल्का झील उड़ीसा। जल आपूर्ति उदाहरणतः आपके तवा झील मध्य प्रदेश। कार्बन ग्रहण जल व आपके मृदा सुरक्षा उदाहरणतः पुलिकट झील। आपदा नियंत्रण आपकी पिचवारम मैंग्रोव तमिलनाडु हो जाएगी। आंध्र भूमि की कमी के कारण क्या है? मानवीय कारण है कि कृषि की गतिविधियां हो गई, तटीकरण और डैम निर्माण हो गया, अपशिष्ट निपटान हो गया, मूलतः आपके मत्स्य पालन हो गया, प्राकृतिक में समुद्र स्तर की वृद्धि होना है, बाढ़ सूखा और सुनामी है और जलवायु परिवर्तन है। ये आपके आंध्र भूमि की कमी के कारण बने हैं। मैंग्रोव के अंतर्गत अब बात करते हैं तो मैंग्रोव में आपकी उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय वृक्ष हैं जिसमें तट या ज्वार नदमुखों या ज्वारी क्षेत्र में विकसित होने वाले वृक्ष व झाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। अधिकांशतः खारे पानी में विकास होती हैं। ये विशेषताएं हैं खारे पानी की प्रति आपके सहनशीलता होती है। न्यूमेटोफॉर्म जड़ें पाई जाती हैं जो ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध विकसित होने की क्षमता रखती हैं ताकि वो आपके धरातल पर आकर श्वसन कर सके। और आपकी क्या है साथ में जरायुजता फूल के पेड़ से गिरने के पहले आपके भ्रूण विकसित होगा। तो जरायुजता पाई जाती है यानी कि फूल के पेड़ से गिरने से पहले भ्रूण विकसित होगा। भारत की स्थिति में वैश्विक मैंग्रोव का 3% यहाँ पर पाया जाता है। विश्व के मैंग्रोव वन है उसका 3% भारत में है। सुंदर वन सबसे बड़ा आपके मैंग्रोव क्षेत्र है और मिष्टी परियोजना इसके अंतर्गत चलाई गई है। तो मिष्टी परियोजना का संबंध है आपके मैंग्रोव वन में। ठीक है। मोटी चिकनी पत्तियां जिनमें आपके वाष्पोत्सर्जन से नमक बाहर निकालने की क्षमता होती है। तो मोटी चिकनी पत्तियां जिसमें आपके वाष्पोत्सर्जन से नमक बाहर निकालने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन की कमी के प्रति आपके अनुकूलता रहती हैं। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र का मालवन इसके अंतर्गत आएगा। गुजरात की कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। पश्चिम बंगाल में आपके सुंदरवन मैंग्रोव वन हो जाएंगे। ओडिशा में आपके भितरकनिका हो जाएगा और आंध्र प्रदेश का कोरिंगा हो जाएगा। तमिलनाडु का पिचवारम पुलिकट हो जाएगा। कर्नाटक का कारवार हो जाएगा। मैंग्रोव वन के लाभ तो कुछ होंगे ही, बिल्कुल है। देखो गुजरात की कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, साथ में आपके महाराष्ट्र का मालवन महाराष्ट्र का, कारवार कर्नाटक का, पिचवारम और साथ में पुलिकट है या तमिलनाडु, कोरिंगा है आंध्र प्रदेश, भितरकनिका उड़ीसा और सुंदरवन पश्चिम बंगाल। जलीय आपके जीव जंतुओं को आवास प्रदान करना है। सुंदरवन में मछलियों को विभिन्न प्रजातियों को पाया जाना। ठीक है ना। दूसरा लाभ की तटीय भूमि संरक्षण होती है जैसे सुनामी और बाढ़ से तट का संरक्षण होता है। जैसे पिचवारम मैंग्रोव हो जाएगा सुनामी 2004 में। पोषक तत्वों का चक्रमण है। जल शुद्धिकरण होती है। भूजल स्तर सुधरता है इससे। लकड़ी है, खाद्य पदार्थ है, औषधि पौधों आदि का आपके स्रोत हैं। ठीक है। तो मैंग्रोव की पहल मैंग्रोव फॉर फ्यूचर 2004 में प्रारंभ हुआ। मैंग्रोव संरक्षण के लिए देशों के मध्य आपकी भागीदारी थी। IUCN और आपकी UNDP द्वारा सह अध्यक्षता की गई थी। IUCN और साथ में UNDP के द्वारा सह अध्यक्षता की गई थी। एक आपके ये जो मिस्टी योजना है जो कि आपके 5 जून 2023 में आती है। मिस्टी मतलब मैंग्रोव इंटेटिव फॉर शोरलाइन हैबिट्स एंड आपके टेंगिबल इनकम्स। उद्देश्य है कॉम्पेस्टरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड आपके प्लानिंग अथॉरिटी। फंड और आपके
मनरेगा के तहत जन भागीदारी द्वारा मैंग्रोव का विकास करना इसके अंतर्गत रहने वाला है। नेक्स्ट अपन प्रवाल भित्ति के बारे में बात करते हैं। प्रवाल एक चूना कैल्शियम कार्बोनेट प्रधान जीव है जो लाखों प्रवाल भित्ति मिलकर एक दीवार जैसी आपकी कठोर संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। और प्रवाल आपकी झुंझे शैवाल के साथ में सहोकारिता में रहते हैं। झुंझे प्रवाल को भोजन और प्रवाल झुंझे को आपके ऑक्सीकृत आवास प्रदान करते हैं। तो प्रवाल झुंझे शैवाल के साथ में सहोपकारिता में रहते हैं और झुंझे प्रवाल को भोजन और प्रवाल झुंझे को ऑक्सीकृत आवास प्रदान करते हैं। प्रवाल विरंजन ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल में अधिक प्रकाश संश्लेषण दर के कारण ऑक्सीजन की स्तर बढ़ जाता है, जिससे रंगीन झुंझे प्रवाल को छोड़ देते हैं और आपके प्रवाल मृत और रंगहीन हो जाती हैं। प्रवाल इसे कहते हैं आपके विरंजन कहते हैं। प्रवाल भित्ति के बारे में बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। उष्णकटिबंधीय सागर में पाए जाते हैं। 30 से आपके उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तार है इसका। तापमान आपके 20 डिग्री के आसपास रहता है। तटीय क्षेत्र में विकास होता है। भारत में कोरल द्वीप, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंग्रिया बैंक महाराष्ट्र में, नेत्रानी द्वीप आपके कर्नाटक में, द ग्रेट आपके बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये ऑस्ट्रेलिया की जो उत्तरी पूर्वी में आपकी यहाँ स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं विशेषता में चूना प्रधान जीव होते हैं। झुंझे शैवाल के साथ सहोपकारिता रहती है। कोरल रीफ को आपके समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। तो कोरल रीफ है, इस कोरल रीफ को आपके समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। तो कोरल रीफ है, इस कोरल रीफ को समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। प्रवाल विरंजन से आपके जो प्रवाल मृत या रंगहीन हो जाते हैं। प्रवाल विरंजन से प्रवाल मृत और रंगहीन हो जाते हैं। प्रकार हैं तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोध प्रवाल भित्ति और एटोल प्रवाल भित्ति। तो तटीय, अवरोध और आपके एटोल। विशेषता क्या है? तटीय कटाव से संरक्षण करती हैं। ये समुद्री लहरों और आपकी सुनामी की तीव्रता कम करती हैं। जैव विविधता संरक्षण करती हैं। हजारों मछलियाँ प्रजाति जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ और जिसमें ऑस्ट्रेलिया की होगी। पर्यटन और मत्स्य उद्योग का विकास होता है इसे। भौगोलिक स्थिति वापस देख लो। 30 से लेकर 30 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश और से लेकर दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है ना। 20 डिग्री का टेम्परेचर। अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, एंग्रिया बैंक महाराष्ट्र, नेत्रानी द्वीप कर्नाटक, द ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया के सबसे बड़े प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित। ठीक है, ये स्थिति। जलीय आपके परितंत्र हेतु अन्य पहल भी देखते हैं, जिसमें आपके जलीय परितंत्र के हेतु अन्य पहलों में तटीय विनिमय क्षेत्र है। तो ये आपकी CRZ 2019 कोस्टल रेगुलेशन जोन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी होती है। ये प्रमुख लक्ष्य ये है तटीय विकास और पर्यावरण के मध्य आपके समन्वय रखना। तो तटीय विकास और पर्यावरण के मध्य समन्वय रखना। पर्यावरण संरक्षण हेतु आपके तटीय क्षेत्रों का वर्गीकरण करना। जो पर्यावरण संरक्षण है उसके लिए तटीय क्षेत्रों का वर्गीकरण करना। तो ये आप वर्गीकरण देख पा रहे हो CRZ। ठीक है ना। तटीय विनिमय क्षेत्र है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है। तो इसमें आपके CRZ फर्स्ट हैं, जिसके अंतर्गत आपके क्या प्रमुख रूप से पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र और उच्च व निम्न ज्वार रेखा के मध्य आपके क्षेत्र आते हैं। ठीक है ना। तो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जिसमें मैंग्रोव और प्रवाल हो गए, जिसमें उच्च और निम्न ज्वार रेखा के मध्य का क्षेत्र हो गया। तो जिसमें CRZ-A फर्स्ट एंड आपके फर्स्ट B। ठीक है ना। CRZ-2 है, जिसके अंतर्गत विकसित शहरी क्षेत्र शामिल होते हैं, जैसे नगर पालिका आदि। CRZ-3 है, जिसमें आपके 3 फर्स्ट में देखें तो उच्च ज्वार क्षेत्र रेखा से 50 मीटर आपके और विकास पर जो प्रतिबंध क्षेत्र है NDZ, जहाँ आपकी जनसंख्या घनत्व उच्च हो। ठीक है ना। और साथ ही में उच्च ज्वार रेखा HTL से 200 मीटर विकास पर आपके प्रतिबंध क्षेत्र जहाँ आपकी जनसंख्या घनत्व कम हो। फिर हो जाएगा आपके CRZ-4 जो समुद्र तट से जल की सीमा तक का क्षेत्र आता है। तो निम्न ज्वार रेखा में से आपकी क्या 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में आपका आता है 4A के अंतर्गत, और 4B के अंतर्गत आता है ज्वारीय प्रभावित जल निकायों के भीतर जुड़े हुए आपके समुद्री क्षेत्र। बात करते हैं ब्लू फ्लैग आपके सर्टिफिकेशन की। तो डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन नामक आपके NGO द्वारा किया जाता है ब्लू फ्लैग आपके सर्टिफिकेशन। डेनमार्क में स्थित है
आपके फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन नामक NGO द्वारा आपके किया जाता है। ये आपकी क्या है, ये तटीय स्वच्छ समुद्र तट व आपके संधारणीय पर्यटन हेतु किया जाने वाला स्वैच्छिक प्रमाण पत्र रहता है। केरल के कपड़ बीच, केरल का कपड़ बीच आपकी कोझिकोड के नाम से जानता है। साथ में आपके चल बीच आपकी कन्नूर में, जो कि क्या है, कन्नूर का है, जो आपकी को फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन फी डेनमार्क के द्वारा वैश्विक ब्लू आपके फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। केरल के कपड़ बीच जो कि कोझिकोड में है, चल बीच जो कन्नूर में है, को फाउंडेशन फॉर आपके इन्वायरमेंटल एजुकेशन ने क्या है, डेनमार्क के द्वारा वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। अब भारत में 13 आपकी क्या है, प्रमुख रूप से ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं। ये मामला आपके प्रमुख रूप से रहने वाला है। आपके ये आज की इस कक्षा में इतना ही पारिस्थितिकी के अंतर्गत। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।